हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो पूछा गया था 2 मार्च 2019 के टेट के पेपर में। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तीसरा, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और चौथा, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मूल मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में कितने नैदानिक पैमाने थे? पहला ऑप्शन 9, दूसरा 11, तीसरा 10 और चौथा 12। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 पैमाने थे। अगला प्रश्न है, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। दूसरा, जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। तीसरा, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। और चौथा, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। यह शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा वर्तमान में डैश आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। पहला ऑप्शन, सहानुभूति। दूसरा, दान। तीसरा, उदासीनता और चौथा, अधिकार। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिकार। समावेशी शिक्षा वर्तमान में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। अगला प्रश्न है, लिंग स्कीमा सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन, जीन पियाजे। दूसरा, कोहलबर्ग। तीसरा, एरिक्सन। चौथा, सांड्रा बेम। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सांड्रा बेम। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन करने के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश डैश है? पहला ऑप्शन, पाठ्यक्रम। दूसरा, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। तीसरा, छात्रों के व्यक्तिगत कार्य। और चौथा, पारंपरिक शिक्षण। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे प्रशिक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? पहला ऑप्शन, परिशुद्धता परीक्षण। दूसरा, संस्कृति अनुकूलन परीक्षण। तीसरा, मौखिक परीक्षण। और चौथा, सांकेतिक परीक्षण। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मौखिक परीक्षण। दोस्तों, मौखिक परीक्षण भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग होने की संभावना बढ़ जाती है? पहला ऑप्शन, बहिर्मुखता। दूसरा, अंतर्मुखता। तीसरा, सामाजिकरण। और चौथा, स्नायु विकृति। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बहिर्मुखता। अगला प्रश्न, सामाजिक अधिगम के वंडूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, मेटाकॉग्निशन, ध्यान, जुड़ाव, प्रेरणा। दूसरा है, प्रतिधारण, अनुभूति, ध्यान, प्रेरणा। तीसरा ऑप्शन, ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन, प्रेरणा। और चौथा ऑप्शन है, ध्यान, जुड़ाव, सहयोग और प्रेरणा। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन और प्रेरणा। ये वंडूरा के 4 सिद्धांत हैं। प्रश्न, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं। यह कहलाता है? पहला ऑप्शन, संकट। दूसरा, अहम पहचान। तीसरा, अहम आदर्श। और चौथा, अहम। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहम पहचान। अगला प्रश्न, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? पहला ऑप्शन, किशोरावस्था। दूसरा, जन्म से 2 वर्ष तक। तीसरा, पश्य बाल्यावस्था। और चौथा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? पहला ऑप्शन मानवतावादी सिद्धांत, दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तीसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत और चौथा अस्तित्व सिद्धांत। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है दोस्तों वह सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम के बीच सेतु का काम करता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? पहला ऑप्शन कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है, दूसरा योग्यता एक विकसित ज्ञान है, तीसरा ऑप्शन क्षमता एक योग्यता का एक हिस्सा है और चौथा कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात संभावना है। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना है। यह कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है। अगला प्रश्न, कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? पहला ऑप्शन हैकमैन, दूसरा विस्कॉन्सिन, तीसरा हरलॉक और चौथा यौवनता। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैकमैन। अगला प्रश्न, किसने IQ यानी कि बुद्धि उपलब्धता पद को प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन टर्मन, दूसरा गैल्टन, तीसरा बिनेट और चौथा गिलफोर्ड। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IQ पद को प्रतिपादित किया टर्मन ने। अगला प्रश्न है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती है लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे हैं? पहला ऑप्शन जीन पियाजे, दूसरा VF स्किनर, तीसरा अर्नाल्ड गेसले, चौथा होवार्ड गार्डनर। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं? पहला ऑप्शन किशोरावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा शैशवावस्था और चौथा पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक डैश के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन समूह कारक, दूसरा अभिमत, तीसरा छात्र और चौथा व्यक्तिगत। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत। कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय एक व्यक्तिगत के दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है? पहला ऑप्शन चेतना में लाना, दूसरा संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना, तीसरा संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना और चौथा संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेतना में लाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है, दूसरा शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती, तीसरा शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है और चौथा शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है? पहला ऑप्शन असामान्य विचारों का सृजन, दूसरा विचारों की आलोचना, तीसरा नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना और चौथा गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विचारों की आलोचना। विचारों की आलोचना विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न, मार्टिन और हैवर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी। पहला ऑप्शन स्मृति की विकृति, दूसरा एक सटीक स्मृति, तीसरा व्यवहार की अस्वीकृति और चौथा व्यवहार की नकल। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्मृति की विकृति। अगला प्रश्न, एनोरेक्सिया नॉर्बोजा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? पहला ऑप्शन आवेग नियंत्रण के साथ समस्याएं,
दूसरा शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं, तीसरा कम शारीरिक व्यायाम और चौथा अत्यधिक भोजन करना। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। जो बच्चे एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित होते हैं उन्हें शारीरिक प्रतिमा के साथ समस्याएं होती है। अगला प्रश्न है, टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? पहला ऑप्शन कहानी का नैतिक, दूसरा कहानी का आकार, तीसरा अक्षरों का फ़ॉन्ट और चौथा शीर्षक का रंग। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कहानी का नैतिक होना। अगला प्रश्न, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन तनाव में कमी, दूसरा मांसपेशियों के बेहतर प्रकार्य, तीसरा अच्छी नींद और चौथा पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोना, अच्छी नींद लेना। अगला प्रश्न है, आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? पहला ऑप्शन नेटवर्कों, दूसरा कौशल, तीसरा कार्यों, चौथा समूहों। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेटवर्कों। अगला प्रश्न है, मृदु मंदता मानसिक संबंधता की श्रेणी है जिसमें डैश का IQ होता है। पहला ऑप्शन 70 से 79 तक, दूसरा 20 से 29 तक, तीसरा 50 से 69 तक और चौथा 30 से 49 तक। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 50 से 49 तक। मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें 50 से 69 तक का IQ होता है। अगला प्रश्न, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, दूसरा केवल विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें, तीसरा बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहें और चौथा केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है, दूसरा बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा, तीसरा गरीब बच्चों की शिक्षा और चौथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है। अगला प्रश्न, GAD का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन आनुवंशिक चिंता रोग, दूसरा आनुवंशिक चिंता विकार, तीसरा सामान्यकृत चिंता विकार और चौथा सामान्यकृत चिंता रोग। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सामान्यकृत चिंता विकार, जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है पेडागोजी के ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के और सारे प्रश्नों को लेकर।